हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग आपकी इंग्लिश की 9th क्लास की जो बुक है बी हाइव, उसका सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आपके सेकंड चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, और ये जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ये हमारी पहली क्लास है 9th क्लास के लिए, जहाँ मैं आपका ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। सो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उस वक्त मैं यहाँ पर अपने पास में बुक रखूंगा, और आप भी ये वीडियो देखते वक्त अपने पास में बुक को रखिएगा। बुक आपके हैंडी रहनी चाहिए, आपके हाथ में रहनी चाहिए, ताकि जब मैं यहाँ पर बुक से लाइंस को पढ़ूँ तो वही लाइंस आप अपनी बुक में भी साथ ही साथ रीड कर सकें, ताकि हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके और एक रिदम सेट हो जाए। देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सारी की सारी लाइन टू लाइन इनका मतलब समझा सकूँ, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं यहाँ पर बोर्ड पे उनको लिख दूँगा। आप उनको अपने पास किसी एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको एक साथ उन्हें याद करने में भी हेल्प मिले। तो हम ये चैप्टर अभी स्टार्ट कर सकते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द साउंड ऑफ म्यूज़िक, और ये जो चैप्टर है ये एक लेडी के ऊपर है जिनका नाम था एवेलिन ग्लीनी। एवेलिन ग्लीनी एक स्कॉटिश परकशनिस्ट थी। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर जिस लेडी के ऊपर बेस्ड है, एवेलिन ग्लीनी। एवेलिन ग्लीनी एक स्कॉटिश परकशनिस्ट थी। स्कॉटिश का मतलब है वो स्कॉटलैंड की रहने वाली, परकशनिस्ट का मतलब है वो एक ड्रमर थी। ये जो वर्ड होता है परकशनिस्ट, इसका बेसिकली मतलब हो सकता है ड्रमर। आपने अक्सर देखा होगा टीवी पर या किसी लाइव कंसर्ट में या किसी भी कंसर्ट में आपने देखा होगा कि एक ऑर्केस्ट्रा रहता है और एक म्यूजिशियन ड्रम्स को प्ले करता है। ये जो म्यूजिशियन, जो ड्रमर होता है, जो ड्रम्स को प्ले करता है, एक प्रकार का पूरा बैंड उसके पास में रहता है। उसके लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है परकशनिस्ट। तो एवेलिन ग्लीनी एक परकशनिस्ट थी, एक ड्रमर थी, और उनके ऊपर ये चैप्टर है। अब एवेलिन ग्लीनी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, और वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है कि हमने पूरा एक चैप्टर उनके ऊपर लिखा है? इसकी एक वजह यह है कि एवेलिन ग्लीनी डेफ थी। डेफ का मतलब होता है कि वो बहरी थी, उन्हें सुनाई नहीं देता था। डेफ इज़ ए पर्सन हु कैन नॉट हियर, और वो बहुत ही प्रोफाउंडली डेफ थी। प्रोफाउंडली, यहाँ पर वर्ड है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, जो कि बहुत डीप है। प्रोफाउंडली डेफ होने का मतलब है कि उन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। तो अब ऐसे में आप ये चीज़ देखिए, अगर एक म्यूजिशियन है जिसका काम ही म्यूज़िक को प्ले करना है, म्यूज़िक बजाना है, अगर वो खुद डेफ हो, मतलब कि अगर उन्हें सुनाई ना दे, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले कर सके? क्योंकि देखिए, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसे हमेशा सुना जाता है, जिसे हमेशा हियर किया जाता है। और अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा म्यूजिशियन है जिसे सुनाई ही नहीं देता, तो अगर वो खुद के बजाय म्यूज़िक को ही नहीं सुन सकता, तो ऐसे में वो म्यूज़िक को कैसे प्रोड्यूस करेगा? ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है समझने के लिए। और एवेलिन ग्लीनी एक ऐसी ही लेडी थी, वो एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी एज के शुरुआती ईयर्स में ही अपनी पावर ऑफ हियरिंग खो दी थी, मतलब उन्हें सुनाई नहीं देता था। अगर उन्हें सुनाई नहीं देता था तो फिर वो एक म्यूजिशियन कैसे बनी? और इतनी बड़ी म्यूजिशियन, जिनको आज भी वर्ल्ड में सबसे बड़े म्यूजिशियंस में जिनको काउंट किया जाता है, तो ये कैसे संभव है? ये एक प्रकार का इम्पॉसिबल टास्क उस लेडी ने कैसे अचीव किया, इसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी अपने पास अपनी बुक्स को रखिए। मैं जो भी वर्ड्स बताऊं जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, आप उन्हें एक अलग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्लासेस शुरू होने के बाद में हम उन्हें और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत में कहा गया है रश आर क्राउड्स। क्राउड का मतलब भीड़, और रश आर का मतलब होता है सुबह का वक्त, जब लोगों को अपने ऑफिस या स्कूल या कॉलेज जाने की जल्दबाजी रहती है और अक्सर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ हुआ करती है। तो रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है जॉसल।
इसका मतलब होता है धक्का मुक्की करना। अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगह पर लोग एक दूसरे को हटाते हुए, धक्का मुक्की करते हुए जो आगे बढ़ते हैं, इसे जॉसल वर्ड यहाँ पर किया गया है। रश आर क्राउड जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म है अंडरग्राउंड, वहाँ पर पहुँचने के लिए वहाँ पर लोग अपनी पोजीशन बनाने के लिए एक दूसरे से धक्के मुक्की कर रहे हैं। ए स्लाइट गर्ल, स्लाइट का मतलब होता है स्मॉल एंड थिन, मतलब कि उसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी और वो बहुत ही दुबली पतली थी। तो एक बहुत ही दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कहने को 17 ईयर्स यानी 17 साल की है, लेकिन वो अपनी उम्र से काफ़ी यंग नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कम उम्र की नज़र आ रही है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। अप्रोचिंग ट्रेन का मतलब होता है वो ट्रेन जो प्लेटफॉर्म को अप्रोच कर रही है, वहाँ पहुँच रही है, उस ट्रेन की जो वाइब्रेशंस है, ट्रेन के आने से वहाँ की जो ज़मीन है, जो फ्लोर है, उसमें जो वाइब्रेशंस हो रही है, उस वाइब्रेशंस को वो फील कर सकती है। चूँकि हमने अभी डिस्कस किया था कि वो डेफ है, सुन नहीं सकती, तो ऐसे में वो ट्रेन की वाइब्रेशंस को ही फील कर काफ़ी एक्साइटेड हो गई है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। लंदन की एक बहुत बड़ी म्यूज़िक स्कूल है जिसका नाम है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, और उसे इस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एडमिशन मिल गया है और आज उस एकेडमी में उसका फर्स्ट डे है। वहाँ पहुँचने के लिए वो बहुत एक्साइटेड है। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेज फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। स्कॉटिश फार्म का मतलब एक स्कॉटलैंड का फार्म यानी कि खेत, वहाँ पर एक काम करने वाली, वहाँ रहने वाली लड़की के लिए ये एक डॉन्टिंग चीज़ है। डॉन्टिंग का मतलब होता है डरा देने वाली, फ्राइटनिंग, थोड़ा सा डर पैदा करने वाली। चूँकि वो पहली बार इतने बड़े म्यूज़िक स्कूल में जा रही है, उसका फर्स्ट डे, इसलिए ये टास्क उसके लिए थोड़ी सी डॉन्टिंग, थोड़ी सी डरा देने वाली भी है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। पहली बार इस चैप्टर में ये लाइन आई है और यहाँ पर बताया गया है कि उसके लिए जो मन में डर था अपनी स्कूल के फर्स्ट डे का, उससे ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज है जिसे वो फेस कर रही थी, और वो चैलेंज ये है कि शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो बिल्कुल भी सुन नहीं सकती थी। तो ऐसे में जो लड़की सुन नहीं सकती हो, अगर वो म्यूज़िक स्कूल ज्वाइन करे तो उसके लिए कैसा हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। एवलिन ग्लीनीज लॉस ऑफ हियरिंग। लॉस ऑफ हियरिंग का मतलब हियरिंग की पावर का चले जाना, सुनाई देना बंद हो जाना, हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल वर्ड का मतलब है धीरे धीरे। ग्रेजुअल का मतलब है वो चीज़ जो स्पॉन्टेनियसली एक साथ नहीं हुई है बल्कि धीरे धीरे हुई है। तो उसकी जो हियरिंग लॉस है वो ग्रेजुअल थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। वो अपनी मदर के साथ में एक स्कूल में थी, एक जगह वो पियानो प्ले करने की बारी आने का वेट कर रही थी। तो उसकी मदर ने ये नोटिस किया, दे कॉल्ड हर नेम, उन लोगों ने उसका नाम पुकारा, एंड शी डिडंट मूव। शी डिडंट मूव का मतलब वो अपनी जगह से हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, और तब उसकी मदर ने ये रियलाइज़ किया, ये महसूस किया कि उसे अपना नाम कॉल आउट होने पर सुनाई ही नहीं दिया। सेज इज़ाबेल ग्लीनी, जो उसकी मदर है इज़ाबेल, उन्होंने जब ये चीज़ कही है, फॉर क्वाइट ए वाइल, यानी कुछ समय तक, कुछ देर तक, एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपा लेना, दबा लेना, किसी को पता नहीं चलने देना। उसने अपनी जो ये डेफनेस थी, जो बढ़ रही थी, ग्रोइंग डेफनेस, इसे कंसील कर लिया था, इसे छुपा लिया था, उसे किसी को पता नहीं चलने दिया, किसे पता नहीं चलने दिया फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, जब तक वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डेटेरियोरेटेड। डेटेरियोरेट का मतलब होता है कि वीक होते चले जाना, खराब होते चले जाना, उसके मार्क्स लगातार गिरते चले गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, और तब उसके टीचर्स ने उन्हें अर्ज किया, उनसे ये चीज़ कही कि उन्हें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास में अपनी बेटी को लेके जाना चाहिए, बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू हियर एनीथिंग। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड। सीवियरली का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, काफ़ी भारी मात्रा में। सीवियरली का मतलब बहुत ज़्यादा गहराई से। इम्पेयर्ड का मतलब होता है ख़राब हो जाना किसी चीज़ का। उसकी जो हियरिंग पावर थी वो सीवियरली इम्पेयर्ड थी, मतलब उसकी सुनाई देने की जो क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। एज ए रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, उसके कोई नर्व थी, कोई नस थी जिसके डैमेज हो
जाने की वजह से उसकी हियरिंग पावर अब इम्पेयर्ड हो गई थी। तो ये वर्ड है इम्पेयर्ड होना। इम्पेयर्ड का मतलब हो गया खराब हो जाना, डिसेबल हो जाना। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। और उसकी मदर को ये एडवाइस किया गया कि उसे हेयरिंग एड्स के साथ फिट करना चाहिए। मतलब हेयरिंग एड का मतलब होता है एक ऐसी छोटी सी मशीन जो लोगों को सुनाई नहीं देता, उनके कानों में उस मशीन को फिट किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उनके कानों में एक छोटा सा एक एड मशीन लगाया जाता है जिसकी मदद से वो लोग सुन सकते हैं। तो एक हेयरिंग एड उसे फिट किया जाए और उसे उन लोगों की स्कूल में भेजा जाए जहां पर बहरे लोगों को, डेफ लोगों को रखा जाता है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती हैं कि उनको अचानक लगने लगा कि सब कुछ ब्लैक हो गया है, उनके सामने एकदम अंधेरा छा गया था जब उन्हें बात पता चली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हिम्मत हार देना। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, हिम्मत छोड़ देना। एवलिन ने अभी तक गिव अप नहीं किया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, वो हिम्मत नहीं हारने वाली थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने ये फैसला किया, वो डिटरमाइंड थी। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी होना। उसमें ये दृढ़ निश्चय उसने किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करेंगी, एक नॉर्मल लाइफ जिएंगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और म्यूजिक में जो उसे इंटरेस्ट था उसी को जारी रखेंगी। परस्यू का मतलब उसे जारी रखना, कायम रखना। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक बार उसने देखा कि एक लड़की xylophone बजा रही थी। xylophone एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लकड़ी की छोटी छोटी स्लैब्स होती है और उनके ऊपर उसे प्ले किया जाता है। तो xylophone प्ले करते हुए उसने एक लड़की को देखा और उसे लगा कि उसे भी xylophone प्ले करना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। वहाँ पर ज़्यादातर टीचर्स ने उसे इस बात के लिए डिस्करेज किया। डिस्करेज करने का मतलब उसे डीमोटिवेट किया, उसका उत्साहवर्धन नहीं किया। उसे ये कहा कि वो ये नहीं कर सकती, वो तो सुन भी नहीं सकती तो xylophone कैसे बजाएगी। लेकिन वहीं पर एक टीचर थे जिनका नाम है रॉन फॉर्ब्स। और ये जो टीचर है रॉन फॉर्ब्स, ये एक परकशनिस्ट हैं, मतलब एक प्रकार के ड्रमर हैं। उन्होंने उसका पोटेंशियल स्पॉट किया। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। आपका किसी काम को करने की जो एबिलिटी होती है, जो आपकी क्षमता होती है, उसे पोटेंशियल कहा जाता है। उस टीचर रॉन फॉर्ब्स ने उसका पोटेंशियल देखा। He began by turning to large drums to different notes। उसने शुरुआत कैसे की? उसने दो बड़े ड्रम्स को, लार्ज ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पे सेट किया। मतलब कि दोनों ड्रम को प्ले करने पर अलग नोट्स प्ले होते थे। नोट्स का मतलब यहाँ पर है सुर। अलग सुरों के ऊपर उसने दोनों ड्रम्स को सेट किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। और उसने उसे कहा कि तुम इसे अपने कानों से मत सुनो, बिकॉज यू आर डेफ, तुम सुन नहीं पाओगी। सो डोंट ट्राई टू लिसन थ्रू योर ईयर्स। अपने कानों से सुनने की कोशिश भी मत करो। He would say, उसने कहा ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तुम इस म्यूजिक को सेंस करने की कोशिश करो, इसे फील करने की कोशिश करो किसी दूसरे तरीके से। Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। अब वहाँ पर दो ड्रम है, उनमें से जो हायर ड्रम है उसको प्ले करने पर उसकी जो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस उसे महसूस हो रही थी, वो उसे रियलाइज कर सकती थी फ्रॉम हर वेस्ट अप। वेस्ट का मतलब होता है कमर। उसने कमर के ऊपर वाले हिस्से से वो उस हायर ड्रम को रियलाइज कर सकती थी, और जो लोअर ड्रम था उसको प्ले करने पर उसकी वाइब्रेशंस को वो अपने वेस्ट डाउन यानी अपनी कमर के नीचे वाले हिस्से में फील कर सकती थी। मतलब कि वो जो नोट्स को प्ले किया जाता था, उन नोट्स को वो अपनी बॉडी में फील कर सकती थी, उसकी वाइब्रेशंस को वो सेंस कर सकती थी। अपनी कमर के ऊपर वाले हिस्से में हायर ड्रम, अपनी वेस्ट डाउन वाले हिस्से में लोअर नोट्स को वो फील कर सकती थी। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। उसने एक्सरसाइज रिपीट की, मतलब वापस उसको दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और तब उसे एवलिन को ये रियलाइज हुआ कि जो नोट्स प्ले किए जा रहे हैं, म्यूजिकल नोट्स, जो सुर उसके लिए प्ले किए जा रहे हैं, वो उनको अपनी बॉडी में फील कर सकती है। मतलब कि वो सुन नहीं सकती, लेकिन वो उन्हें फील करके महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। लोग अक्सर अपने कानों का, अपने ईयर्स का इस्तेमाल करते हैं म्यूजिक के लिए, और उसने अपने कानों के बजाय अपने माइंड और अपनी बॉडी को उन साउंड और उन वाइब्रेशंस
उन वाइब्रेशंस के लिए उसने अपनी बॉडी को ट्यून कर लिया। अब वो सीख गई कि कैसे अपनी माइंड और बॉडी से वो म्यूज़िक को सुन नहीं सकती लेकिन फील कर सकती है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और इसके बाद में जो कुछ भी उसके पास में चाहिए था वो था शेयर डिटर्मिनेंस। डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया शी वॉज डिटरमाइंड, मतलब वो दृढ़ निश्चयी थी। तो ये डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क की सहायता से अब वो म्यूज़िक को सीखने वाली थी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, इसके बाद में कभी शी नेवर लुक बैक, उसने वापस कभी पलट कर भी नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने एक यंग लोगों के ऑर्केस्ट्रा के साथ में उसने पूरे यूनाइटेड किंगडम का टूर किया, वो वहाँ पर घूमी। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और जब तक वो 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, उसने डिसाइड कर लिया कि वो म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बनाएगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एडमिशन के लिए अपना ऑडिशन दिया, अपना टेस्ट दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और एकेडमी में जितने भी ऑडिशंस एडमिशन्स के लिए होते थे उनमें उसने हाईएस्ट मार्क अचीव करने का एक रिकॉर्ड बनाया। एकेडमी के लिए भी ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि एक ऐसी लड़की जो इतनी प्रोफाउंडली डेफ हो वो वहाँ की म्यूज़िक एकेडमी ज्वाइन करती है और उसमें जो ऑडिशन देती है उस ऑडिशन में इतने हाई मार्क्स अचीव करती हैं। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा, यानी कि ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है म्यूजिशियंस का एक ग्रुप, तो इन म्यूजिशियंस के ग्रुप यानी इस ऑर्केस्ट्रा के बजाय उसने सोलो परफॉर्मेंस भी देनी शुरू कर दी थी। सोलो का मतलब होता है अकेले, अब वो अकेली स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देती थी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उसका कोर्स ख़त्म होने तक, जो उसका 3 साल का कोर्स था, वो कोर्स ख़त्म होने तक तो उसने ज़्यादातर टॉप अवार्ड्स, जितने भी बड़े अवार्ड्स म्यूजिशियंस के लिए होते हैं वो सब उसने कैप्चर कर लिए थे, जीत लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। हीरोइक का मतलब देखो, हीरो का मतलब होता है एक बहुत ही ब्रेव पर्सन जिसने कोई बड़ा कारनामा किया हो, तो वो इसको अपनी हीरोइक अचीवमेंट यानी एक बड़े हीरो की तरह इस अचीवमेंट को कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करती थी। वो बहुत ही हम्बल पर्सन थी और वो कहती थी इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप कड़ी मेहनत करो, अगर आप ये जानते हैं कि वेयर यू आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, आप वहाँ पहुँच ही जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो कहाँ पहुँच गई अपनी हार्डवर्क से, राइट टू द टॉप यानी टॉप पर पहुँच गई। The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments, मतलब कई हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर उसने अपनी मास्टरी, अपनी एक्सपर्टीज गेन कर ली थी, वो कई हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सपर्ट बन चुकी थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, हेक्टिक का मतलब होता है बहुत ही बिजी, और उसका इंटरनेशनल शेड्यूल इतना बिजी हो गया था, मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इतनी परफॉर्मेंसेस दे रही थी कि अब उसके लिए ये एक प्रकार का सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट बन चुकी थी, मतलब पूरे वर्ल्ड फ्रेटर्निटी के अंदर उसको बहुत ही इस चीज़ के लिए प्रेस किया जाता था, और अब वो एक बड़ी म्यूजिशियन बन गई थी, एक बड़ी हस्ती बन चुकी थी। इट इज़ इंट्रीगिंग, इंट्रीग वर्ड का देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, इंट्रीग। इंट्रीग का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ही दिलचस्प लगे, जो आपको बांध के रखे, जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे, तो इट इज़ इंट्रीगिंग, ये बहुत ही इंट्रीग करने वाली चीज़ है, बड़ी ही दिलचस्प बात है। टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, एफर्टलेसली का मतलब होता है बिना कोई खास मेहनत किए, बिना कोई बड़ा एफर्ट डाले, और वो फंक्शन कर सकती थी, वो अपने सारे काम कर सकती थी बड़ी ही एफर्टलेसली, बिना किसी खास मेहनत के, और वो भी बिना सुने। इन 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, ये जो जिन्होंने ये एक्सेप्ट लिखा है, जिन्होंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, उसका कहना है कि उसकी जो 2 आवर का जो डिस्कशन उसका एवलिन ग्लिनी के साथ में हुआ है, उस 2 आवर के डिस्कशन में उसने जो कुछ भी बोला, एवलिन ने उसमें से कोई भी वर्ड मिस नहीं किया, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, उसके बावजूद वो हर बात को समझ पाई। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ए ट्रबल, उसने बोला कि हाँ, वो लोग जो थोड़े से, जिनकी बुशी बियर्ड होती है, बियर्ड का मतलब है दाढ़ी, जिनकी दाढ़ी थोड़ी सी बुशी होती है, गहरी होती है, ज़्यादा बाल वाली दाढ़ी होती है, उन लोगों के साथ में फिर भी उसे ट्रबल यानी कि प्रॉब्लम, मुसीबत महसूस होती थी। शी लाव्ड, ऐसा कहकर वो हंसी। इसकी वजह यह है, वो कहना चाहती हैं, देखिए इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। शी लाव्ड, इट इज
देखिए इसको मैं यहीं तक रखता हूँ। इसमें आगे उसने कहा गया है, उसने ऐसा बोला एवलिन ने, इट इज़ सरप्राइजिंग, उसे ये चीज़ बहुत ही सरप्राइजिंग लगी कि किस प्रकार वो बुशी बियर्ड होने की वजह से दूसरों को सुन नहीं सकती थी, उसे सुनने में ये प्रॉब्लम आता था। अदरवाइज़ वो सबकी बात सुन सकती थी। अगर किसी भी आदमी की बियर्ड बुशी होगी, उसे उसके लिप्स वगैरह, उनका जो मूवमेंट है अगर वो नहीं देख सकेगी तो वो ऐसे में उसको जज भी नहीं कर पाएगी कि वो क्या कह रहे हैं। तो यहाँ तक उसने अब तक ये जो अपनी बात बोली है ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, ट्रबल नॉट वॉचिंग द लिप्स, अगर उसे बुशी बियर्ड की वजह से उसके लिप्स दिखाई नहीं देंगे तो उसे थोड़ा सा ट्रबल होता था। इट्स द होल फेस, यानी ये पूरा चेहरा था, स्पेशली द आईज, खास तौर पर चेहरों को, आंखों को देखकर वो किसी के भी लिप्स के मूवमेंट को पढ़ सकती थी और ये पता लगा सकती थी कि लोग क्या कह रहे हैं। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब होता है कमी, फ्लॉ का मतलब होता है कोई गड़बड़ी, कोई कमी। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो जो भी बोलती थी बहुत ही फ्लॉलेसली, यानी कि बिना किसी गलती के, फ्लॉ का मतलब कोई गलती, वो बिना किसी गलती के बोलती थी। विद ए स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट का मतलब होता है एक प्रकार की खुशी, एक प्रकार की जिंदा दिली। स्कॉटिश मतलब स्कॉटिश में, स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों की जो चेहरे पर एक जिंदा दिली होती है, वो जिंदा दिली उसके चेहरे पर साफ नजर आती थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। अब उसने ये एक चीज़ बहुत क्लियर करी कि वो बोल सकती थी, और वो इतना क्लियर इसलिए बोल सकती थी, वो डेफ थी। आमतौर पर डेफ लोगों को बोलना भी नहीं आना चाहिए, लेकिन वो जब तक 11 साल की 11 की थी तब तक उसे सुनाई देता था, तो उस उम्र तक उसने ज़्यादातर चीज़ें बोलनी सीख ली थी, उसको सुन सकती थी, इसलिए उसने बोलना भी सीख लिया था, इसलिए उसकी स्पीच क्लियर थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। अब इस राइटर ने कहा है कि एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि वो 11 साल की थी तब तक उसकी स्पीच क्लियर हो चुकी थी, लेकिन उसने बाद में फ्रेंच लैंग्वेज और बेसिक जैपनीज लैंग्वेज कैसे सीखी होगी, ये चीज़ उसे समझ में नहीं आ पाई। ये उसके लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि चलिए इंग्लिश वो मान लीजिए सीख सकती थी, लेकिन फ्रेंच और जैपनीज़ उसने कैसे सीखी होगी। उसने अपनी मदर टंग के अलावा फ्रेंच और जैपनीज़ के ऊपर भी कमांड हासिल किया था, ये कैसे किया, ये उसको थोड़ा सा एक काफ़ी इंट्रीगिंग चीज़ लगी थी। तो यहाँ तक पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। आज ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। फर्स्ट लेक्चर है मेरा आप लोगों के साथ में, तो मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट रखूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, या ऑफिस में हमें यहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यहीं तक। आप इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक जगह लिख लीजिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप इसे एक बार वापस पढ़ के देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।